again with you with a geography chapter first, resources and development. Okay, फर्स्ट पार्ट जो था हमारा इसी सीरीज का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था. सेकंड में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को पढ़ा. थर्ड पार्ट में हमने रियो डी जेनेरियो समिट 1992, एजेंडा 21 और आपका रिसोर्स प्लानिंग को डिस्कस किया था. अब जो हमारा फोर्थ जो आपका पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे लैंड रिसोर्सेज. लैंड क्या है? एक अपना रिसोर्स है. देखो इस बुक में जो है ना हम जितने टाइप के हमारे रिसोर्सेज है, ठीक है, उन सभी को डिस्कस करेंगे. ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम लैंड रिसोर्स को यूज करेंगे. ठीक है, लैंड रिसोर्स को क्या करेंगे? लेंगे और इस रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जो हमारा लैंड रिसोर्स है, देखो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? चांद पे तो जा नहीं सकते ना, है ना? हाँ. तो कहाँ करेंगे? किसी भी फैक्ट्री को डालना है, कोई स्कूल लगाना है, कोई आपको हॉस्पिटल बनाना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको लैंड की जरूरत पड़ती है. तो हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं हम, तो लैंड को पढ़ रहे हैं. लैंड एज ए रिसोर्स. लैंड रिसोर्स है तो क्या कह रहे हैं कि लैंड जो है हमारी क्या करती है? परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इन डिफरेंट वेज. कि इस लैंड को हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं. तो इसको जानने के लिए कि किस किस तरह से हम अपनी लैंड को यूज करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि लैंड का पैटर्न क्या है, कि भारत में लैंड का पैटर्न क्या है. ये क्या है आपकी लैंड पैटर्न का मतलब है कि रिलीफ फीचर क्या है. रिलीफ फीचर का मतलब क्या है कि एलिवेशन क्या है आपकी अर्थ की. ठीक है, जो आपकी लैंड है इंडिया में उसकी एलिवेशन क्या है, यानी कितनी ऊंचाई, फ्लैट या प्लेट्यूज यहाँ है. तो इसमें आपको बताया है कि प्लेन्स जो है आपके 43% है. देखिए इसको ध्यान रखिएगा, एनटीएससी में एमसीक्यू के रूप में या आपके फाइनल एग्जाम में भी एमसीक्यू के रूप में इसको पूछा जा सकता है या ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि प्लेस जो है आपके जो है 43% है समतल मैदान. दूसरा कह रहा है माउंटेन्स जो है आपके वो 30% है. 30% और 43% को अगर आप प्लस करेंगे तो 73% हो जाते हैं. और बचे हुए जो है वो कौन है? आपके प्लेट्यूज है. ठीक है, प्लेट्यूज है. प्लेट्यू कितने हैं आपके? 100 में से 73 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 27%. 27% क्या है? आपके प्लेट्यूज है. अब आपको जो है लैंड यूटिलाइजेशन समझाते हैं. लैंड यूटिलाइजेशन जो है आपका पेज नंबर है आपका ये 5. ठीक है, 5 पेज नंबर पे लैंड यूटिलाइजेशन दे रखा है. और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन का कि आपके एनटीएससी के लिए भी और तो और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इसमें से या तो एक डेफिनेशन दी जाती है या आपको इसके लिए सोर्स दिया जाता है जिसमें आपको इसमें करेक्ट आंसर देना होता है. ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले बता रहा है फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट है कि फॉरेस्ट के रूप में हम लैंड को यूज कर रहे हैं. दूसरा बता रहे हैं क्या? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ऐसी भूमि जो आपकी कृषि के लिए विद्यमान नहीं है. जो दो तरह की है, एक बेरन एंड वेस्ट लैंड. ठीक है, जो वेस्ट है या बैरन. बैरन होता है बंजर, यानी जहां हम कृषि नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए नहीं सुटेबल है. इसका मतलब क्या है? अनुपजाऊ है. दूसरी क्या कह रहे हैं? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी ऐसी भूमि जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है. वेस्ट का मतलब क्या है? जिसको हम किसी यूज में नहीं ला रहे हैं. लेकिन यहाँ कौन सी है? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल, यानी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं. जैसे आपने बिल्डिंग बना रखी है, आपका स्कूल बना हुआ है, आपके आसपास कोई रोड है या कोई फैक्ट्री है या कोई स्कूल है या कुछ आपका हॉस्पिटल है. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? थर्ड, अदर कल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूसिव फेलो लैंड. लेकिन ये फेलो लैंड नहीं है. ठीक है, क्या कह रहे हैं? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि वो भूमि जहां कृषि नहीं हो रही है. लेकिन ऐसी भूमि नहीं है जिसे कृषि करने के बाद खाली छोड़ा गया है, तो ये अनकल्टिवेटेड लैंड है. अनकल्टिवेटेड लैंड में आपकी 3 तरह की लैंड आएंगी. एक, पहली जो स्पेशल रूप से आपके पशुओं के लिए चराने के लिए छोड़ रखी है. दूसरी, लैंड अंडर मिसकेलियस ट्री क्रॉप्स ग्रोन नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया, यानी कुछ पेड़ उस पर उगा रखे हैं लेकिन वो नेट जोन एरिया में नहीं आती है. तीसरी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर, ऐसी भूमि जिसे 5 साल से ज्यादा सालों तक खाली छोड़ दिया गया है लेकिन पहले इस पे कृषि होती थी. देखिए क्या है?
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आता है। क्या कह रहे हैं? कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी यहाँ कृषि की जा सकती है लेकिन अब इसकी उपजाऊपन बहुत ही कम हो चुका है और 5 साल से ज्यादा इसको खाली छोड़े हुए हो गया है। आपको पता है ना लैंड को खाली क्यों छोड़ते हैं? ताकि वो रीगेन कर सके अपने न्यूट्रिएंट्स उपजाऊ बनने के लिए। लास्ट जो है फैलो लैंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या कह रहे हैं? 2 तरह की फैलो लैंड है। एक तो क्या है? करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड। 2 तरह की बताई है ना, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड। तो जो करंट फैलो लैंड है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी 1 साल से कम समय हुआ है इसे कृषि करके खाली छोड़े हुए, यानी कृषि कर रहे हैं इस पे लगा। तो फैलो लैंड जो है वो कौन सी है? जिसपे आप कृषि फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल कृषि कर रहे हैं लेकिन 1 साल के लिए आपने उसे, या 1 साल से कम समय हुआ है कि आपने उसे खाली छोड़ दिया है, ठीक है। अदर देन करंट फैलो लैंड कौन सी है? वो लैंड जिसपे आप रेगुलर कृषि कर रहे हैं लेकिन आपने 5 साल से उसे खाली छोड़ रखा है, 5 साल से कम, ठीक है। देखिए डिफरेंस कीजिए, करंट फैलो लैंड 1 ईयर से कम, अदर देन करंट फैलो लैंड आपकी जो है 5 ईयर से कम, और आपकी कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, आपके इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब है आपका नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया क्या है आपका? जो आप पूरे साल में जितनी भूमि के ऊपर कृषि करते हो उसे आप क्या कहेंगे? नेट शोन एरिया कहेंगे, ठीक है। अब है, ये तो आपका हो गया है कि आपका लैंड यूटिलाइजेशन भारत में किस तरह से हो रहा है। उसके बाद आपने लैंड रिसोर्स पढ़ लिया कि लैंड रिसोर्स का पैटर्न क्या है भारत में। अब ये देखते हैं कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि भारत में आपको पता है बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारी लैंड की भी, कल्चरल भी। अब उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि दोनों ही तरह से हम देखेंगे कि टोपोग्राफी यहाँ की कैसी है और क्लाइमेट यहाँ का कैसा है। टोपोग्राफी क्या है? वही आपकी कि हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, हमारे यहाँ प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है और माउंटेन्स भी है, ये आपकी टोपोग्राफी है, ठीक है। क्लाइमेट है, इसमें सॉइल टाइप्स भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये सारी चीजें ही आपकी बहुत जरूरी होती है किसके लिए? ह्यूमन फैक्टर्स के लिए, कि मनुष्य यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का वो कितना है? 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कीजिए, शायद आपको ध्यान आ जाए। हाँ, कितना है? हाँ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और क्या कह रहे हैं? Land use data, however, is available only 93% of the total geographical area because the land use reporting the most of the northeast states except Assam had not been done fully. क्या कह रहे हैं? असम में जितना आपका टोटल एरिया है उसको फुली जो है रिकॉर्ड में नहीं लिया गया है, इसलिए यहाँ जो है 93% डाटा जो है हमारे पास मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? कुछ एरिया हमारे भारत का पाकिस्तान और कुछ जम्मू कश्मीर के पास है, इसलिए 93% लैंड को ही हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या कह रहे हैं भाई? अब इसमें ये बता रहे हैं कि कितना एरिया हमारा फॉरेस्ट के अंदर आता है, कितना बैरन और अनकल्चरेबल लैंड के अंदर आता है, ये यहाँ देखिए। अब क्या है? अंडर एरिया नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस कितना आता है, ये सारा आपका इसमें दे रखा है। यहाँ आपका जो एक 2008 और 9 का जो है एक चार्ट बना के दिखाया है, किसके कंपैरिजन में? 1960 to 61 के कंपैरिजन में, कि उस समय कितना हमारा लैंड यूज पैटर्न था और अब कितना है। इसके साथ आपको 2019 का यहाँ शो होगा, ठीक है। अब है लैंड की डिग्रेडेशन कैसे हो रही है और हमने कंजर्वेशन मेजर्स कौन कौन से अपनाए हैं। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? कि आपकी ज्यादा एग्रीकल्चर के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे फैक्ट्रीज के पोल्यूटेंट्स जो है उनके कारण भी हो रहा है, हमारा जो डोमेस्टिक जो आपका वेस्टेज है उसके कारण भी हो रहा है, जिसके कारण क्या है? आपकी जो डिग्रेड हो रही है क्या है? आपकी लैंड, ठीक है। फिर लैंड कंजर्वेशन के जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने लैंड को कंजर्व करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। इतना काफी है आपके लिए, इतना ही इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया वो टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए आप बुक को जरूर रीड करेंगे। बिना बुक के आपको कभी भी एनसीईआरटी के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ताकि आप
अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सके और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बेटर बेसिस सॉल्व कर सके। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, बुक को साथ रखिए, साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो अपने आप आ जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस